बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिनाद और मैं हूं अली अनीक सैयद। इस उम्मीद के साथ कि आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, हम यहाँ पर हाजिर हैं और जो सबसे अहम पेशरफ्त हुई है स्ट्रेट उसी की जानिब बढ़ते हैं। ईरान का मामला मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश जारी है और इस सिलसिले में सलामती कौंसिल का इजलास तलब कर लिया गया है। यूरोपीय वज़राए खारजा भी ईरान के साथ जौहरी मामले पर मुज़ाकरात करेंगे। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास जुमे को तलब कर लिया गया है और खबर एजेंसी ये बताती है कि सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की ईरानी दरखास्त को पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल है। इजलास में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शरीक होंगे। मुज़ाकरात जनीवा में होंगे और दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकियों का सिलसिला भी जारी है और अमरीकी सदर ने एक बार फिर ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि ईरान गैर मशरूत सरेंडर करे, जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ुमैनी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दो टोक जवाब देते हुए उनका यह कहना था कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा, धमकियां उन्हें दो जो डर जाते हैं। ईरानी कौम न झुकेगी, ना ही कभी हथियार डालेगी। और जी हाँ, गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बड़ी पेशरफ की बात अगर हम करते हैं तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 1-on-1 मुलाकात हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात में ऐसी गर्मजोशी पहले कभी नहीं देखी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बुध को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में ज़ोहराने पर मुलाकात की और ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात का एजाज़ हासिल हुआ। अमरीकी सदर ने बताया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भारत के खिलाफ जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। उनसे ईरान के मामले पर भी बात की गई है। ट्रंप ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत हो रही है। पाकिस्तान और भारत दोनों जोहरी ताकतें हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। अमरीकी सदर ने यह भी फिर कहा कि पाकिस्तान ईरान को दीगर लोगों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर जानता है। इसके अलावा सदर ट्रंप ने आर्मी चीफ की पाकिस्तान से लगन और अज़्म की भी बहुत ज्यादा तारीफ की। आर्मी चीफ जारी जो उनका दौरा अमरीका है उस दौरान मजीद अहम मुलाकातें भी करेंगे। जिस गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया है उसकी मिसाल कम ही देखने को मिलती है और इससे पहले हमने देखा था कि बुश जूनियर ने इस्तकबाल किया था, लेकिन वो बतौर सदर था। वो इस हवाले से हमने देखा कि अयूब खान का भी इस्तकबाल किया गया। बहुत सारी फुटेजेस मौजूद हैं, लेकिन सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ बाहमी मुफाद पर कायम मुस्बत तिजारती मुआहदे का इजहार भी किया है। माइंस एंड मिनरल्स, AI, एनर्जी सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सदर ट्रंप के साथ ईरान इसराइल तनाज़े पर तफसीली गुफ्तगू हुई है और सदर ट्रंप ने फील्ड आसिम मुनीर की कायदाना और फैसलाकुन सलाहियतों को सराहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप को हुकूमत की जानिब से दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी है। जी हाँ, इसी तमाम तर सूरत हाल पर हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं फैज़ रहमान साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद होंगे और आमिर रियाज सराना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा जो लेटेस्ट अपडेट है इस पर आमिर रियाज सराना साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, सुबह खैर। क्या कहेंगे, ये जो एक मुलाकात हुई है कल और कल से ही शह सुर्खियों का ये हिस्सा है, इस इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर क्या कहेंगे आप? जी वालेकुम अस्सलाम। जाहिर है कि एक अहम तरीन कल ये मुलाकात थी जिसका चर्चा रहा और इंडिया के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल सिचुएशन थी कि वो रात कटेगी कैसे। उनके लिए तो ये पोजीशन हो चुकी भी थी कि ये मुलाकात जिसमें जो पहली दफा हुई कि आर्मी चीफ और अमेरिकन प्रेसिडेंट मुलाकात कर रहे हों, सिविलियन साइड ना हो, और उसमें वहाँ पे उनके सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो भी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी थे, खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वुस्ता, ये सारे लोग मौजूद थे। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस में कह रहा था, नाम तो मैंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ले लिया मार्को रूबियो का। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और DGISI सारे लोग मौजूद थे और उसमें बड़ी डिटेल से बातचीत हुई। कुछ तो आपने खुद बता दी, सदर पाकिस्तान, सदर अमेरिका ने बात की और शुक्रिया उन्होंने कहा कि मैंने किया कि मेरी रिक्वेस्ट पे इन्होंने जंग रोकी। तो वो क्लियर हुआ एक मुद्दा कि ये पाकिस्तान ने कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं की थी और ये इंडिया ही था जिसकी तरफ से ये मुख्तलिफ ममालिक के साथ राब्ता किया गया कि किसी तरह से जंग रोकी जाए। अब उन्होंने जहाँ पे सारी चीजों पे बात हुई पाकिस्तान के साथ वसी तक, यानी ईरान और इसराइल जंग के ऊपर तो क्लियर थी बात कि हमारा मौक़िफ़ भी क्लियर था और कोई ऐसी एम्बिग्विटी नहीं थी उसके अंदर। अब अमेरिका और इसराइल क्या करते हैं ये इनकी आपस की दोस्ती का मामला, इससे पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन हमारे जब फील्ड मार्शल वहां मौजूद हैं तो उन्होंने खित्ते पे पड़ने वाले असरात और आइंदा के हवाले से बातचीत जरूर की है। और बड़ी असल जो देखे ना, 1 घंटा मुलाकात का तय था कि खाना भी था, मुलाकात थी जो 2 घंटे से ज्यादा तो चली गई और उसमें पाकिस्तान के माशी, तिजारती ताउन, माइन एंड मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी, इन सब पे बात हुई। जो दायरा के SIFC के दायरे कार में भी आई हुई है सारी चीजें और बात हो रही है उसके अंदर।
और जो पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। और इस दौरान मुलाकात में तो नहीं थे, लेकिन व्हाइट हाउस में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। बिल्कुल ठीक। तो ये है एक अजमाली जायजा, लेकिन इसमें तमाम तर चीजों का अहाता किया गया है कि क्या क्या जो मौजूद है, क्योंकि जाहिर है 2 घंटे वहां पे वो कोई पहली दफा मिल रहे थे, कोई पुरानी दोस्तियां नहीं थी कि वो गपशप करनी थी। वो बिल्कुल एक बिजनेस था कि बिजनेस से मुराद ये कि एक गुफ्तगू होनी थी, प्रोफेशनल गुफ्तगू 2 मुल्कों के दरमियान में कैसे होनी है। फिर ईरान और इसराइल का तनाजा, पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव वहां पे वाज़े तौर पे बताया गया, और बहुत सारी चीजें सदर ट्रंप के सामने, चाहे वो CIA और FBI पता नहीं क्या क्या उनकी सीक्रेट सर्विस इंटेलिजेंस जो भी उन्हें पहुंचाए, लेकिन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जिसका उन्होंने मुलाकात में भी कहा कि पाकिस्तान हमसे बेहतर ईरान को जानता है, तो वो चीजें सारी डिस्कस हुई। बिल्कुल ठीक। तो फैज साहब, आपकी जानिब आते हैं, बहुत शिद्दत से इस चीज को देखा जा रहा है मुलाकात को, खासकर इस वक्त में जबकि ईरान इसराइल जंग जारी है। तो आप किस तरह से देखते हैं इसको, क्योंकि इससे पहले जो मिसालें मिलती हैं हमें, वो जो जॉर्ज W. बुश जूनियर उनके दौर में मिलती है कि जिस तरह जनरल परवेज मुशर्रफ से मुलाकात की गई, उससे पहले हमें देखने को मिलता है कि अयूब खान का किस तरह से कैनेडी ने इस्तकबाल किया। तो कुछ मिसालें मौजूद हैं माजी में, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी हमारे सामने है। तो आप क्या देखते हैं, ये वही ट्रंप है जिसने पहले अपने दौरे सदारत में पाकिस्तान से जो इनको फंड्स फराहम किए जा रहे थे USAID की मद में, उसको तनकीद का ना सिर्फ निशाना बनाया बल्कि बंद भी कर दिया, और अब बाकायदा व्हाइट हाउस तलब करके कैबिनेट रूम में ये मीटिंग की गई है। इसको किस तनाजुर में देखते हैं? जी फैज साहब, अनम्यूट कर लीजिएगा। यस ऑफ कोर्स। जी जी सॉरी अनीक। जी देखिए, इंसान हर लम्हे सीखता है, और खुशी इस बात की है कि ट्रंप साहब भी आहिस्ता आहिस्ता और जल्द अज जल्द और चीज़ें हमारे मुल्क के बारे में खुसूसन सीख रहे हैं, वहाँ के लोगों के बारे में। दैट्स गुड। और अब लगता ही है कि वो ही सीम्स टू लव पाकिस्तान, और बार बार उन्होंने उसका ना सिर्फ एहसास दिलाया हमको, बल्कि खुल्लम खुल्ला बिल्कुल वाज़े अल्फाज में जिक्र किया कि पाकिस्तानीज़ आर इनक्रेडिबल पीपल, दे हैव एक्सलेंट टैलेंट, ही लव्स पाकिस्तान। और जो जो कुछ भी अच्छी बातें हो सकती थी पाकिस्तान के हवाले से, वो उन्होंने पिछले मेरा ख्याल है 1-1.5 महीने में बहुत कसरत से कही हैं। देखिए, ये हर लिहाज से, जैसे कि आपने ख़ुद फरमाया अनिक, कि ये एक बहुत ही गैर मामूली वाक़या है, और हिस्ट्री बुक्स में ज़ाहिर है ये बहुत जल्द इसका शुमार बहुत ही एक एक बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में इसका लिखा जाएगा। इसमें कई मैसेजेस हैं इस पूरी मीटिंग में। जब ये मंडे की शाम फील्ड मार्शल साहब ने, जब पाकिस्तानी कम्युनिटी से तकरीबन 300 के करीब लोग थे, मैं भी था, आगे की नशस्तों में बैठा था, तो जब बात हुई उनसे और उन्होंने जो बातें की हैं, तो उनका जो एक पोस्चर था वो बड़ा कॉन्फिडेंट था। और हैरत की बात यह है कि उस वक्त तक किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि वो ट्रंप से मिलने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बातों से ये इंदिया दे दिया था। उन्होंने जब ये कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल से $1 ट्रिलियन का प्रपोज़ल, जो नायाब आपके मादनियात हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स, उनका वो प्रपोज़ल ट्रंप को दे रहा हूँ, ये उन्होंने कहा। और वो इस अंदाज से कहा था कि एज इफ ही वाज गोइंग टू डू इट इन पर्सन। तो आपने देखा कि वो बात हुई। इसके बाद उन्होंने एक और बात बहुत अहम कही इसके हवाले से, इजराइल और ईरान जंग के हवाले से। उन्होंने ज़ाहिर पहले पाकिस्तान का मौक़िफ़, सरकारी मौक़िफ़ दोहराया, और अपना भी उसको उसको पूरी तरह से एंडोर्स किया, और फिर ये कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। और फिर जो मज़ीद जो बहुत अहम बात की इन्होंने, और बड़े एतमाद से, वो ये कि अमरीकी सदर ट्रंप भी इस जंग को बंद करना चाहते हैं। तो ऐसा महसूस हुआ मुझे कि शायद उनकी न सिर्फ कि आइंदा कुछ बहुत अहम मुलाकातें होने वाली हैं, बल्कि कुछ बहुत अहम मुलाकातें हो चुकी हैं जिसमें ये चीज़ें कम अज़ कम स्ट्रीम लाइन हुई हैं। अब जाके एक तरह के जो आला तरीन सतह पर अब जो बात होगी, तो उसको एक क्लोज किया जाएगा उस डील को, और आपने देखा कि ऐसा ही हुआ। अच्छा, अब दूसरी बात इसमें ये देखिए, अब ज़ाहिर है बहुत सी बातें राना साहब ने बड़ा अच्छा इसका अहाता कर लिया तमाम बातों का, जो एक्चुअली हुआ क्या है वहाँ। 2 घंटे मुलाकात, 1 घंटे की बात थी, लेकिन 2 घंटे। और ज़ाहिर है कि जिस तरह से हमारे पड़ोस में जो एक वावेला मचाया जा रहा है, उससे और आप इसकी कामयाबी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन आप देखिए, एक लाइन उन्होंने कही, और आपने भी वो सुनाया भी।
उन्होंने कहा कि दो बहुत अहम लोगों ने ये जंग रोकी, और उसमें उन्होंने मोदी का नाम लिया इंडिया की तरफ से, और जाहिर है दूसरे शख्स की तरफ जो इशारा था वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब थे। तो ये भी एक लिहाज से आप ये देखें कि जो लाइन ऑफ थिंकिंग और जो मैसेजिंग है वो भी बहुत बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा फैसला, और इस मीटिंग के बाद की जो सूरत हाल है, अगर हम उसे देखें, इंडिया का आपने नाम ले लिया तो उनको तो कोई जगह ही नहीं मिल रही कि वो अपना दुख किसको सुनाए। आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान की खूब पजीराई हो रही है, इंडिया बनिस्बत उसके अकेला खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और विक्रम मिस्री का बयान भी गुजरा होगा आपकी नजरों से, वो कहते हैं कि जी सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी मुलाकात के लिए बुलाया था, लेकिन राइट आफ्टर दैट सदर ट्रंप ने फिर एक बार ये जो जीत है उसका क्रेडिट खुद ले लिया, यानी कि जो जंगबंदी है उसका क्रेडिट एक बार खुद से ले लिया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए ना, ये बात आपने जो कही, आपका सवाल ज़ाहिर है बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ कि बावजूद इनका जो एक आलमी तासुर था इनके बारे में, भारतीय हुकूमत के बारे में, मोदी साहब ने अपने आप को जिस तरह से एक डेवलप किया था आलमी स्टेज पर, एक के बाद दूसरी उन्होंने यह के बाद दीगरे इतनी गलतियां की हैं कि पूरा जो भरम था उनका सब टूट गया और लोग बहुत एक साथ मायूस हैं। मुझे आप ये बताइए कि एक तरफ अभी मालूम है कि यहाँ पर वो आर्मी चीफ बैठे हैं, मोस्ट लाइकली ही इज गोइंग टू सी द प्रेसिडेंट, दे प्रॉब्ली डिडंट नो अंटिल देन, लेकिन अगर और मालूम हो चुका हो तो और बहुत बड़ी बुरी बात है कि आर्मी चीफ वहाँ मिलने जा रहे हैं और आप यहाँ अपने सेक्रेटरी खारजा के जरिए, आप में खुद भी अभी ये हिम्मत नहीं है कि बराह रास्त सदर ट्रंप के अल्फाज की तरदीद कर सकें। आप एक सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर से ये बात कहलवा रहे हैं कि नहीं, जंग में कोई किसी का किरदार नहीं रहा, पाकिस्तान और इंडिया ने मिलकर ये तय किया था। तो ये इंतहाई बुरी टाइमिंग थी। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसे शख्स को जो कि ट्रंप साहब की ईगो के बारे में पूरी दुनिया जानती है, वो हरगिज़ ये पसंद नहीं करते कि उनको इस तरह से, इस अंदाज से, इस लेवल पर जाकर उनकी बातों की तरदीद की जाए, तो ज़ाहिर है उसका भी बहुत रिएक्शन हुआ होगा। और अगेन मुझ पर तो हैरतों के पहाड़ टूट रहे हैं वन आफ्टर एन अदर कि आखिर ये क्या सोच रहे हैं, व्हाट्स गोइंग थ्रू देयर माइंड्स। एक तरफ तो पहले आपने पहलगाम की जो बहुत बड़ी एक जो हिमाकत की, और उन्होंने फील्ड मार्शल साहब ने ये कहा कि आज मोदी की हिमाकत से पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो गई है। आज पाकिस्तान को ये मौका मिला है कि वो आलमी स्टेज पर पूरे कद और काट के साथ खड़ा हुआ है। आज उसको इस सिफारती जो कामयाबी दुनिया में जो मिल रही है, जो दुनिया उसको जो पहले इससे पहले जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत से जनरल्स यहाँ आ चुके हैं, लेकिन ये जो सीन था, यहाँ जो समा बंदा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जो आपके जो कैबिनेट लेवल के लोग हैं और सब कैबिनेट के लेवल के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा इश्तियाक से, बहुत ज़्यादा शौक़ से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि वहाँ फील्ड मार्शल के साथ क्या मुलाकातें, और फिर प्रेस में भी जाहिर है कि काफ़ी इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी जो सवाल शो किया प्रेस ने भी, और बहुत एक सिग्निफिकेंट मुलाकात थी। बहुत अरसे से ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था और अचानक से इसका होना वाकई सिग्निफिकेंट है। लेकिन फैसल बताइएगा, ये तो हो गई भारत की बात, ईरान की इस वक्त जो सिचुएशन है, इसराइल के साथ जो ठनी हुई है, उस दौरान इस मुलाकात का होना, उस पर बात होना, और अभी जो यूरोपीय वज़राए खारजा का जुमे को जो इजलास होना है उसमें मुज़ाकरात की बात करना, आप किस तरह से देख रहे हैं? और खासकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान जो उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट में जारी किया, जिसमें वो शुक्रिया अदा कर रहे थे फील्ड मार्शल का, तो उसमें उनका ये कहना था ईरान की बात करते हुए कि वो इस सिचुएशन पर मायूस हैं। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, बहुत अहम मुलाकात, इस हवाले से भी बहुत अहम मुलाकात है, और मैंने और हमारे एक और भी दोस्त हैं, उन्होंने भी इस बात को नोट किया, ऑब्जर्व किया कि इस मीटिंग के बाद ट्रंप की टोन में और बयानात में कुछ फ़र्क आया है। अच्छा। अभी थोड़ी देर पहले वॉशिंगटन पोस्ट की ये हेडलाइन है कि ट्रंप ने अल्टीमेटम तो दिया है, लेकिन वो कब क्या करेंगे किसी को नहीं मालूम, कोई उन्होंने टाइमलाइन नहीं दी। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो फौरी तौर पर कुछ करने जा रहे हैं। इस पर अभी दुनिया के पास अगर ये वाकई सानेहा होने जा रहा है तो अभी भी इसको रोकने का वक्त है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए, अगर ट्रंप की पर्सनैलिटी को देखें तो वो जो उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है, द आर्ट ऑफ द डील, और और उसके अलावा जो मुख्तलिफ जो उनकी बातें हैं कि मुझे डील करना आता है, मैं हर मसले को हल कर सकता हूँ, वो मामले को यहाँ
30,000 फुट की बुलंदी से शुरू करते हैं और जाकर 100 फीट पर तय करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ये आप देखें, एक पैटर्न आपको नजर आता है कि उन्होंने कहा मैं चाइना पे 150% ड्यूटी लगा दूंगा। वो बात अब तक वो जाहिर है कि इस वक्त मुअत्तल है, लेकिन वो घूम फिर के बाद जो है 10% पर आ रही है। तो टैरिफ्स का मामला हो या दूसरा, तो इवन ये जो यहाँ पर जो अल्टीमेटम्स दिए जा रहे हैं, मेरा अपना ख्याल ये है कि नफसियाती हरबे भी हैं। वो नहीं चाहते इस वक्त जो इनकी अपना जो इलेक्टोरेट है, जो इनकी जो बेस है यहाँ पर, वो जंग के सख्त खिलाफ है। इन्होंने इलेक्शन ही इस बात पर जीता है कि अमेरिका फर्स्ट, और हम अब किसी भी बाहर की जंगों का हिस्सा नहीं बनना चाहते, और इसके लिए लोगों ने उनको वोट दिए। आज वही इनके वोटर्स जो हैं सख्त नाराज हैं। तो ये हरगिज, मेरा अपना ख्याल और पूरी उम्मीद ये है कि ये उस नहज पर हालात को नहीं ले जाएंगे, बल्कि एक नफसियाती हरबा इस्तेमाल करते हुए, और गालिबन ईरानियंस भी इसको जानते हैं, वो समझ रहे हैं इस बात को। लेकिन बात बहरहाल देखिए, ईरान को भी जाहिर है कुछ ना कुछ, ये जब भी आप इस एक बड़े वाक़े को रोकना चाहें तो वो कुछ और लो और दो की बुनियाद पर ही होगा। जैसे कि भी आपने खुद अनीक फरमाया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, यूरोपियन यूनियन इन्वॉल्व हो रही है, सिक्योरिटी काउंसिल इन्वॉल्व हो रही है। सर, रशिया और चाइना ने भी तो हल्का सा वार्न किया यूएस को कि बिल्कुल। और देखिए इसमें मैं, हाँ है ना, इसमें एक बात आपको मैं बताऊं कि फील्ड मार्शल के बारे में उन्होंने कहा ना कि वो इसको बहुत बेहतर जानते हैं और उनका इनपुट लिया है। और मैं आज या कल मुख्तलिफ प्रोग्राम से ये बात कह चुका हूँ कि इन फील्ड मार्शल का जो इन्फ्लुएंस होगा इस पूरे मामले पर, वो एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होगा, यानी वो चीज़ों का टेम्परेचर डाउन करने में और उसको मॉडरेशन पर लाने में अहम किरदार अदा करेंगे। और ये ऐसा होता नजर आ रहा है। और अगर ऐसा वाक़ईतन अगर मेरी सोच और मेरा तज्ज़िया दुरुस्त है, और इंशाअल्लाह होगा ऐसा, तो आप ये समझेंगे कि पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अवाम की, दुनिया के लिए और फील्ड मार्शल की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खिदमत होगी कि इस ब्लड शेड को रोकने में हमारा एक बहुत बड़ा किरदार रहेगा। मैं समझता हूं कि ये आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में कि इस मीटिंग के असरात आपको वहाँ भी इस कॉन्फ्लिक्ट पे भी आपको नजर आएंगे। अच्छा, तो फैज साहब, इस मुलाकात के पेश नज़र ही आगे फ्यूचर में, मुस्तकबिल करीब में, आप फिर डीएस्केलेशन की तरफ जाते हुए देख रहे हैं ये वाले मामलात? देखिए, अब अगेन ये बहुत से फरीक़ैन, बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ये तो हम सिर्फ पाकिस्तान और एक मीटिंग की बात कर रहे हैं ना, लेकिन ज़ाहिर है जैसे भी आपने है ना जिक्र किया कि इसमें जो अपनी यानी रशिया, चाइना और फिर ज़ाहिर है कि दूसरे खुद यूरोपियन ममालिक भी शामिल हैं, कोई नहीं चाहता। फिर खुद अमेरिका से बहुत शदीद किस्म की आवाज़ें उठ रही हैं। इनके जो बहुत बड़े अलाइज थे मीडिया के, जो टकर जो कार्लसन, जो बहुत बड़ा इनका वो जिसके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उसने खुल के मुखालिफत की है। और बहुत से जो और इनके जो मीडिया के जो राइट विंग के लोग हैं वो इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले में कई स्टेक होल्डर्स हैं, तो वो स्टेक होल्डर्स की बुनियाद पर ही आप कोई तज्जिया कर सकेंगे। हमारी उम्मीद यह है, लगता यह है कि मामला थोड़ी बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन अगेन कुछ चीजें लो और दो की बुनियाद पर ही। बिल्कुल। तो फैज साहब, एक क्विकली आंसर आपसे चाहेंगे, वो ये कि अमूमन हम देखते हैं कि दुनिया जो है रिस्पॉन्सिबल ठहराती है अमेरिका को कि वो खित्तों और मुल्कों को जंगों में धकेलते हैं, लेकिन इस जंग में आपको क्या लगता है, यहाँ पे तो इसराइल उसको जंग में खींचता हुआ दिखाई दे रहा है? क्विकली जरा बताइएगा। अनिक, देखिए इससे पहले भी किसी और ने ही धकेला है अमेरिका को, और फिर अमेरिका पीछे मुड़ के देखता है कि मुझे किसने धकेला। आप देखिए ना इराक में क्या हुआ। इराक की तो बिल्कुल हमारे सामने अभी रिसेंट कहानी है कि वहाँ पर जो एक वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का एक ढोंग रचाया गया, और उसके पीछे जाहिर है इजराइल था और पूरी इजरायली लॉबी थी यहाँ पर, और नेतन्याहू ने बाकायदा उसके लिए उस पूरी कैंपेन चलाई थी, और बहुत से जो इजरायली लीडर्स थे। इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि प्रो इजराइल समझी जाती हैं, उन्होंने उस वॉर के लिए कैंपेन चलाई। तो बहुत जो खुसूसन जो मिडल ईस्ट में जो वॉर्स हुई हैं, जिसमें सीरिया भी शामिल है, इराक शामिल है, लेबनान शामिल है, उसमें इजराइल का बहुत बड़ा दखल रहा है। और इसमें भी ज़ाहिर लगता ऐसी है कि ये आई होप के अमेरिका फुल फ्लेज्ड वॉर में शामिल ना हो,
इस दफा शायद सैनिटी विल प्रिवेल इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया फैज रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जो हालिया दौरा है फील्ड मार्शल और खासतौर पे जो कल की उनकी मुलाकात थी, और वाकई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मुलाकात, क्योंकि सदर ट्रंप के ओहदा संभालने के बाद किसी भी पाकिस्तानी ऑफिशियल से उनकी ये पहली मुलाकात थी, और ये हर तनाजुर से अगर इसे देखा जाए तो बड़ी अहमियत की हामिल है। इसी के साथ ही हम ब्रेक पर जाएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब ज़रा कुछ बात कर लेते हैं सेहत जैसे इंतहाई अहम तरीन मौजू पर। गुज़िश्ता दिनों वफाकी बजट में शोबा सेहत के लिए अगर बात करें तो कटौती की गई थी, जबकि पंजाब हुकूमत ने माली साल 2025-26 के बजट में सेहत के शोबे के लिए मजमूई बजट में 188% का इजाफा किया है, और महकमा सेहत और आबादी के लिए मुख्तस बजट 345% इजाफे के साथ अब 86 अरब रुपये कर दिया गया है, जो कि एक रिकॉर्ड इजाफा है। और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो उसके लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो 274% इजाफे की नुमाइंदगी करता है। आवाम को मेयारी इलाज की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 25 अरब मुख्तस किए गए हैं। आज हम ये जानेंगे कि क्या हालिया बजट वाकई सेहत के शोबे में तब्दीली ला सकेगा, क्या हुकूमती फंडिंग इन ज़रूरतमंद तबकात तक पहुँच पाती है जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जो प्राइवेट इदारे जैसे खान अस्पताल है हुकूमत के साथ मिलकर कैसे मुल्क के जो सेहत का निज़ाम है उसको बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इसी हवाले से हमने बात करनी है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल के चीफ ऑफिसर आउटरीच सर्विसेज, जिन्होंने मुल्क के पसमानदा इलाकों में अवाम तक मेयारी तिब्बी सहूलियात पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया है। सैयद मोहम्मद सुहेल साहब हमें ज्वाइन कर चुके। बिल्कुल सैयद मोहम्मद सुहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अच्छा, ये बताइएगा कि आप मुल्क भर की पसमानदा कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं, क्या आप समझते हैं कि सेहत का जो बजट है 25-26 का बुनियादी सेहत की सहूलियात और कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज के लिए किसी संजीदा आज़म की अक्कासी करता है? मैं इंडिविजुअल किसी सूबे या वफाक के बजट के बजाय कंबाइंड बजट्स को अगर देखूं, क्योंकि आपके इल्म है 18वीं तरमीम के बाद ये रिसोर्सेज की जो एलोकेशन है that has transferred more in favor of provinces. So अगर हम तमाम बजट्स को देखें, ये encouraging साइन जरूर है, लेकिन बहुत कुछ करने की जरूरत है। So आपने जैसे कहा कि क्या ये आजम की अक्कासी करता है, मुझे यकीन आजम की अक्कासी करता है। जब मैं इंडिविजुअल बजट्स पंजाब और सिंध के देख रहा हूँ, सो हेल्थ की जो स्पेंडिंग है, जो एलोकेशंस हैं, वो पिछले साल से बदरजा बेहतर है, लेकिन जब मैं वफाक के देखता हूँ तो उसमें कम है। मेरा ज़्यादा कंसर्न इस बात का है कि आपने बिल्कुल अपने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल दुरुस्त बात की कि क्या लोगों तक ये इसकी रसाई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल का बहुत गहरा ताल्लुक उस इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइमरी हेल्थ इन्वेस्टमेंट से है। सो अज़म की डेफिनेटली अक्कासी करता है, मैं इस पे शक नहीं करना चाहता किसी के अज़म पे, लेकिन हमें देखना ही होगा कि हमारी तरजीहात क्या हैं मुल्की लेवल पर और इंडिविजुअल सूबाई लेवल पर, और क्या उनमें कोई मरबूत निज़ाम मौजूद है कि नहीं। सही है। तो सर, अब जिस तरह से आपका इदारा है, आउटरीच प्रोग्राम्स, ग़ज़ाई कमी, ज़चगी की अमवात और वैक्सीन के खला जैसे मसाइल से निपटने में फ्रंट लाइन पर, आपको क्या लगता है कि बजट में जो पेशगी इलाज है और पब्लिक हेल्थ है उसके लिए खातिर खा जो रकम है वो मुख्तस कर दी गई है? यहाँ मेरा एक कंसर्न है इन एरियाज में जो आपने बात की, जैसे ज़चगी के हवाले से, ग़ज़ाई किल्लत के हवाले से, ये पब्लिक हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ का डोमेन है, और हम और ये सिर्फ हम तक वो नहीं है, लिमिटेड नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये हमेशा अलमिया रहा है कि हमारी मिसाल उस कश्ती की इसमें एक सुराख हो जाए तो आप हर वक्त बस पानी निकालने के चक्कर में रहें। सो ये जो सेकेंडरी अस्पताल, टर्शियरी अस्पताल, जिसमें सूबाई गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है, सिंध गवर्नमेंट ने बड़ी सक्सेस स्टोरीज कायम की है, पंजाब गवर्नमेंट ने, KPK ने, हर सूबे ने अच्छी कोशिशें की हैं। इवन वफाक की लेवल पर हम इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन जिन चीज़ों की आपने बात की, ये बड़े प्रोजेक्ट और बड़े अस्पतालों का मैंडेट नहीं है। अगर ग़िज़ाई किल्लत की बात कर रहे हैं, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि जनाब लोगों की जो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ जैसे हम कहते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटीज़, न्यूनेटल मोर्टेलिटीज़, इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करने के लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के ऊपर जो अखराजात हैं, मैं नहीं समझता कि उस बजट में उनका बहुत प्रॉपर या आइडेंटिफाइड या स्पेसिफिक एलोकेशंस मौजूद हैं। मेरा ख्याल है ओपिनियन लीडर्स को, एक्सपर्ट्स को आगे आना होगा, इंगेज करना होगा, और इस मुताल्लिक बेहतर बता सकेंगे कि तरजीहात क्या है, कि आपके तजुर्बे के मुताबिक दूर दराज इलाकों में जो मेयारी इलाज फराहम करने की सबसे बड़ी रुकावटें हैं वो क्या हैं, और क्या बेहतर बजट प्लानिंग इन रुकावटों को दूर कर सकती है?
देखिए, मैं आगा खान अस्पताल की आपको मिसाल देता हूँ कि दूर दराज इलाकों को रीच आउट करने की मुख्तलिफ स्ट्रेटजियाँ, जिनमें से एक है कि आप अपना आउटरीच हेल्थ नेटवर्क बनाएं। आज आगा खान अस्पताल पाकिस्तान के 131 शहरों में 303 बेसिक कलेक्शन पॉइंट्स की सूरत में मौजूद है। 13 उनमें फौरी मेयार की जो लैब सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं, 13 ऐसी लैब्स हैं, 19 मेडिकल सेंटर्स हैं। लेकिन सिर्फ एक कोई प्राइवेट शोबे से मुतल्लिक अगर कोई इदारा, और भी चंद इदारे हैं जो इस तरह के नेटवर्क्स पे काम करते हैं, उससे ये बात बनेगी नहीं। दूर दराज पहुंचने के लिए गवर्नमेंट को टारगेट एलोकेशंस करनी होगी, और वो उनकी नीड्स डिफरेंट हो सकती हैं। सिंध के किसी दूर रफ्तार तबके की नीड्स और KPK के दूर रफ्तार तबके की नीड्स डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन अगर वो किसी एक इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम का पार्ट होंगे तो हमें यकीन है, एंड दिस कांट हैपन इन वन बजट ईयर, हमें ये यकीन रखना चाहिए कि ये तो 5, 10, 15, 20 साल प्रोग्राम की सूरत में ही पॉसिबल है। लेकिन उसका तरीकाकार ये है कि सेहत की सहूलियात, बुनियादी सेहत की सहूलियात लोगों के घर तक पहुंचाई जाए, स्पेसिफिक एलोकेशंस की जाए उन इलाकों के लिए। ठीक है। और सर, जिस तरह से अभी आप भी जिक्र करते हैं, जो मौजूदा बजट में कटौतियां हैं, उनको देखते हुए आपको क्या लगता है कि हुकूमत जो है, निजी शोबे और जो दीगर इदारे हैं, जिस तरह से खासतौर पे आगा खान अस्पताल का जिक्र हम करें कि हुकूमत के साथ मिलकर किस तरीके से फिर जो सेहत का निज़ाम है, ये जो ताउन है, इसको बेहतर बना सकता है? यहाँ मैं सबसे पहले तमाम गवर्नमेंट्स को, वफाकी और सूबाई हुकूमतों को बहुत क्रेडिट दूंगा कि वो बिल्कुल निजी शोबे के साथ पार्टनरशिप करते हैं। इस वक्त भी हम हेपेटाइटिस C के प्रोग्राम के लिए, मलेरिया एलिमिनेशन प्रोग्राम के लिए हम उनके साथ हुकूमत ताउन करती है। इंटरनेशनल पार्टनर्स ग्रांट्स देते हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स के लिए वो ग्रांट्स देते हैं, और हम उनके साथ, और देखिए ये किसी एक का काम नहीं, गवर्नमेंट के पास स्केल है, गवर्नमेंट के पास डायरेक्शन है, गवर्नमेंट के पास, हुकूमत के पास डिसीजन मेकिंग है। प्राइवेट शोबे में एक और खूबसूरती है, वो है कि इनकी एग्जीक्यूट करने की सलाहियत, एफिशिएंट सिस्टम है। अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो उन रिसोर्सेज का बहुत बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। वो हो रहा है, इसे मजीद अब स्केल करने की जरूरत है। वी नीड टू गो अप एंड अप। एक और बात अगर आप इजाजत दें मैं अर्ज करूं, हम जब सेहत की बात करते हैं, ये ऐसे आइसोलेशन भी नहीं देख सकते। एक चीज जिसे हम कहते हैं कि वो अवामिल जिनका समाज से ताल्लुक है, यानी सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, इसका मतलब है साफ पानी, इसका मतलब है बेटर सैनिटेशन, इसका मतलब है न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाई एजुकेशन देना, और फिर स्टेपल फूड्स या लोकल इंडिजिनस फूड मटेरियल की सूरत में वो मुहैया करना। इन जगहों पर पार्टनरशिप्स की कमी है और इस तरफ काम होना चाहिए। तो आपको लगता है प्राइवेट जो पब्लिक पार्टनरशिप को बेहतर बनाकर जो है इन खिदमात को ज़्यादा मौसर, वसी, पायदार बनाया जा सकता है? और क्या आगा खान अस्पताल हुकूमत के साथ मिलकर कोई नए इक़दामात ले रहा है? जी, हम हुकूमत के साथ, देखिए हमारी एक्सपर्टीज जो है, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि हम एक हेल्थ सिस्टम से बिलोंग करते हैं। आप सिर्फ आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल को देखते हैं, हमारा एक आगा खान हेल्थ सर्विस एक एजेंसी है, हमारे आगा खान फाउंडेशन एक एजेंसी, आगा खान एजुकेशन सर्विस एजेंसी है। हम मिलकर एक इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन हेल्थ सिस्टम पे काम करते हैं। गवर्नमेंट के साथ हम कई जगहों पर काम कर रहे हैं। हम पॉलिसी लेवल पे काम कर रहे हैं, क्लिनिकल गाइडलाइंस डेवलप किए हैं। वेरी रिसेंटली पाकिस्तान, बल्कि डेवलपिंग वर्ल्ड में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आगा खान अस्पताल तशरीफ लाए अपनी कैबिनेट के हमरा और उसका इफ्तिताह किया और उसको लॉन्च किया। सो हमारी पार्टनरशिप गवर्नमेंट के साथ पॉलिसी लेवल पर, कैपेसिटी बिल्डिंग लेवल पर, इनफैक्ट जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इस्लामाबाद में गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने के लिए आगा खान एक फॉर्मल पार्टनर है उनके साथ। यहाँ सिंध गवर्नमेंट के साथ मलेरिया एलिमिनेशन प्रोग्राम में उनके साथ हैं, फिर हेपेटाइटिस C वैक्सीनेशन प्रोग्राम में गवर्नमेंट के साथ हम मिलकर, और इनफैक्ट कुछ और प्राइवेट इदारे भी, मैं नाम लेना पसंद करूंगा, रॉश कंपनी है, गेट्स फार्म है, OGDCL है, कई ऐसी कंपनीज हैं जिनके साथ, और गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ PPHI आपके इल्म होगा, पीपल्स प्राइमरी हेल्थ इनिशिएटिव प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का है। सो यस वी डू। लेकिन अगर पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान के स्केल को देखें और हमारी प्रॉब्लम्स को देखें, ये काफी नहीं है। हमें मजीद एलोकेट करनी है रिसोर्सेज, और हमें अपनी तरजीहात का तयन प्राइमरी पब्लिक हेल्थ की तरफ करना है। दुरुस्त। तो सर, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है तरजीहात के हवाले से, और जो मसाइल हैं उनमें एक बड़ा मसला यही है जिसका आपने भी जिक्र किया, हम भी कर चुके हैं, वो ये है कि बजट का जो एक बड़ा हिस्सा होता है वो शहरी मराकज़ पर खर्च हो जाता है, जो सेहत के मराकज़ है, जबकि जो दही इलाके हैं उनको बहुत ही ज़्यादा कम सहूलियात मैसर होती हैं। इस सारे ये जो चीज़ है, इसमें तब्दीली लाने के लिए आप कोई सजेशन देंगे? जी, आपने बहुत ही अहम बात की। जैसे मैंने आपको नेटवर्क का बताया कि हम एक नेटवर्क के जरिए रीच आउट करते हैं, लेकिन देखिए हम प्राइवेट शोबा स्केल नहीं प्रोवाइड कर सकता। मेरा ख्याल है, अब मुझे इजाज़त दीजिए बात कहने की, इन तमाम इलाकों की नुमाइंदगी पार्लियामेंट्स में है।
सिंध असेंबली, पंजाब असेंबली, KPK असेंबली, बलूचिस्तान असेंबली और विफाक में और सेनेट में। यहाँ जो उनके नुमाइंदे हैं, मेरी ये रिक्वेस्ट है उनसे कि वो अपने एजेंडाज हेल्थ और एजुकेशन यानी बुनियादी सहूलियात के एजेंडाज के साथ गवर्नमेंट के आगे ये पेश करें। अगर और मीडिया और हम यानी प्राइवेट शोबा मिलके उन नीड्स को आइडेंटिफाई करें। देखिए, हम नीड्स पूरी अगर नहीं कर सकते, एक सिंसियर कोशिश तो कर सकते हैं कि लोगों को अंदाजा हो कि असल में उनकी नीड क्या है। स्टीव जॉब्स कहा करता था, मुझे अच्छी तरह याद है, एप्पल का चीफ, कि लोगों को अमूमन ये मालूम नहीं होता उन्हें क्या चाहिए। एक सिंसियर क़यादत, चाहे वो लोकल लेवल पर है, चाहे वो सूबाई लेवल पर है, चाहे वो वफाकी लेवल पे है, वो लोगों को ये एहसास दिलाए कि देखें, ये मोबाइल फोन आपकी जरूरत नहीं है, साफ पानी आपकी जरूरत है। इससे तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने में हमें रोल प्ले करना है। अच्छा, आपने जो बात एक्सेस की, मैं एक जरूर बात करना चाहूंगा कि एक सूर्य के प्राइवेट शोबा जो है वो सिर्फ चार्ज करता है, हम नॉट फॉर प्रॉफिट के तौर पे काम करते हैं, लेकिन प्राइवेट शोबा, और मैं आखन अस्पताल के बिहाफ पे बात कह सकता हूँ, सिर्फ 2024 में हमने कोई 7.25 अरब रुपए वेलफेयर और ज़कात प्रोग्राम में लोगों की मदद की। 15 लाख मरीज तबीयत हुए। सो ये भी रीच आउट करने का एक तरीका है जिसे हम एक्सेसिबिलिटी। सुहेल साहब, हमसे गुफ्तगू करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सुहेल साहब गुफ्तगू कर रहे थे, हवाले से भी बात हुई है और सेहत की सहूलियात के हवाले से भी। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक जनाब। हॉकी के मैदान से खुशखबरियों का सिलसिला जारी है और एक और अच्छी खबर आपसे शेयर करते हैं कि पाकिस्तान जो है बेहतर गोल एवरेज की बुनियाद पर नेशंस हॉकी कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। जुमे को सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना फ्रांस से होगा और मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में जारी FIH नेशंस हॉकी कप में मलेशिया को जापान के खिलाफ 2 गोल के फर्क से जीतना जरूरी था, मगर जापान ने आखिरी 4 मिनट में गोल करके पाकिस्तान की सेमीफाइनल के लिए राह हमवार कर दी और पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान और मलेशिया के 4 पॉइंट्स हो गए। जी हाँ, मगर एक गोल ज्यादा होने की वजह से पाकिस्तान सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहा है। और इससे पहले पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन खेले जाने वाले अगर मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने 4-3 से जीता। पाकिस्तान की जानिब से पहला और दूसरा गोल ये के बाद दीगरे 13वें और 14वें मिनट में अब्दुर्रहमान ने किया और 28वें मिनट में राना वहीद अशरफ ने पाकिस्तान की जानिब से तीसरा गोल स्कोर किया। न्यूजीलैंड की जानिब से स्कॉट कॉस्लेट ने 3 गोल की हैट्रिक बनाई, जबकि नाइस वुड ने 1 गोल स्कोर किया था। जनाब, ये अभी हम उस दिन इस बारे में बात कर रहे थे कि इतनी अच्छी खबरें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद जाग गई है कि हॉकी के मैदान में उन्हीं खुशखबरियों का सिलसिला दोबारा से जुड़ जाएगा और हॉकी उस मुकाम पर पहुंच जाएगी जिस मुकाम पर ये पहले थी, और उस लेवल तक पहुंचने के लिए डेफिनेटली हमारी टीम ने बहुत एफर्ट की है। हम विश करते हैं अपनी टीम को बेस्ट ऑफ लक कि सेमीफाइनल को भी जीते हैं, उसके बाद फाइनल भी जीते हैं। लेकिन ये फिर भी एक बड़ी कामयाबी है कि हम हॉकी के मैदान में इतनी खुशखबरियां समेट रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट पाकिस्तानी टीम। हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इस घंटे में भी आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत कुछ है। अभी टॉप ऑफ द आवर हम शामिल करेंगे अपना सेगमेंट माइंड मैटर्स। देखते हैं कि वकार अहमद मलिक साहब आज किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद, आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। इट्स ओके नॉट टू बी ओके, ये एक जुमला बोला जाता है जो स्टिग्मा होता है मेंटल हेल्थ के हवाले से, ज़हनी सेहत के हवाले से जो गलत उलाम ऐसी चीज़ें माशरे में फैली होती हैं, जो मुगालते फैले होते हैं, और वो मुगालते जो हैं वो किसी भी ऐसे इंसान को जिसको मेंटल हेल्थ या ज़हनी सेहत के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, उसको रोकते हैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से, माहिर नफ्सियात के पास जाने से। ये मुगालते जो हैं ये माशरती भी होते हैं और ये जो मुगालते हैं ये फ़र्द की सतह पे भी होते हैं। और मसला ये होता है कि जब ये मुगालते बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आप एक मिसाल लीजिए कि अगर आपको सर का दर्द है या आपको जिस्मानी कोई भी आर्ज़ा है, तो सबसे पहले तो आप उसको खुद एडमिट करेंगे, खुद आप मानेंगे कि आपको एक जिस्मानी आर्ज़ा लाहक है। आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे ये मानते हुए कि आपको ये आर्ज़ा लाहक है, और उसके बाद वो मेडिसिन या दवाई का मामला आएगा। यहाँ मामला ये है कि जब इस कदर मुगालते बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फ़र्द खुद डिनाइल के स्टेट में चला जाता है, और चाहे बहुत वाज़े वो इलामात हों जो कि ज़हनी सेहत के हवाले से उसमें हैं, उसके बावजूद वो डिनाइल स्टेट में जाता है। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे। ये एक इतना बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बिल्ला मुबालगा मतलब करोड़ों लोग यानी मेंटल हेल्थ की हवाले से साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, जो कि जाना चाहिए, जो कि कत्तन भी ऐसा नहीं है कि वो कोई पागलों का डॉक्टर है। हमारे नफ्सियात जितने भी होते हैं
वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, म्यार ज़िंदगी को बेहतर करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम आगाह नहीं होते। हो सकता है कि सिर्फ एक तासुब जो है वो हमारी पूरी ज़िंदगी जो है वो ख़राब कर रहा हो, सिर्फ एक तासुब या इनसिक्योरिटी या अदम तहफ़्फ़ुज़ या कोई एक चीज़ ऐसी, सिर्फ एक चीज़ जो हमारी पूरी ज़िंदगी को ख़राब कर रही है। और आप सोचिए कि जब आप किसी हमारे नफ्सियात के पास गया, उसने ये आइडेंटिफाई किया, उसने आपको बताया, आप काउंसलिंग की। इसलिए कहते हैं कि थेरेपी जो है इट्स फॉर एवरीवन। ये नहीं है कि थेरेपी ये वो चीज़ें हैं, यानी इट्स ओके नॉट टू बी ओके, थेरेपी इज़ फॉर एवरीवन। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि स्टिग्मास को तोड़ने के लिए हैं। और जितना ज़्यादा यानी हम इन पर बात करेंगे तो लोग डेफिनेटली इसको सीख करेंगे, हेल्प सीख करेंगे। इन स्टिग्मास को तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है। मैं हमेशा इस बात के हवाले से मेरी ख्वाहिश रही है कि निसाब के अंदर जो बहुत बुनियादी साइकोलॉजी है, वो साइकोलॉजी जो कि इंसान की म्यार ज़िंदगी के हवाले से, उसको ज़रूर उसका हिस्सा होना चाहिए, सो दैट कि उसको आइडिया हो कि मेंटल हेल्थ होती क्या है और मेंटल हेल्थ की जो डिस्टर्बेंस है, ये मेंटल हेल्थ की जो मुतासर होना है, ज़हनी सेहत का मुतासर होना है, वो होता क्या है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम समझ जाते हैं कि शायद ये इसी तरह होती हैं और उसके बाद इतनी देर कर देते हैं कि चीज़ें जो हैं वो गलत हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। मैं आपको अपनी मिसाल दूँ, मैं आपको कितने ही ऐसे डिसऑर्डर्स कर सकता हूँ, गिनवा सकता हूँ, बता सकता हूँ जिनका ताल्लुक़ मेरी अपनी मेंटल हेल्थ के साथ था है और इसके वाले से मुसलसल जो है वो मैं कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ कि एक जो क्रॉनिक स्ट्रेस है वो मुझे हमेशा से है और उस क्रॉनिक स्ट्रेस के ज़रिए शदीद दबाव की वजह से मेरे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉब्लम रहता है, यानी एक लूप है जो कि वो चलता रहता है। तो उसके वाले से मुझे ये करना पड़ता है, इसको कंसिडर करना पड़ता है। और इसी तरह जो है बहुत सारी OCD, मुझे एक माइनर सी यानी एक माइल्ड सी OCD भी है। तो ये वो तमाम चीज़ें जो हर इंसान के अंदर रहती हैं, होती हैं, कोई ऐसा इसमें कोई स्टिग्मा ऐसी चीज़ नहीं है। बल्कि मैं आपको एक बहुत ही एक बुनियादी सा कुलिया बताऊं कि अगर कोई शख्स मेंटल हेल्थ ज़हनी सेहत के लिए माहिर नफ्सियात के पास जा रहा है, यकीन कीजिए कि वो एक पढ़ा लिखा आदमी है, वो एक तालीम याफ्ता इंसान है। और कोई भी तालीम याफ्ता इंसान जो है उसको कोई फ़िक्र नहीं होती, कोई ज़रा सा भी उसको नहीं होता कि माशरा क्या कह रहा है या कोई इंस्टीट्यूशनल अगर कोई स्टिग्मा है तो वो क्या कह रहा है या अफराद लोग क्या कह रहे हैं, उसको इससे नहीं होता। उसको अपनी म्यारी ज़िंदगी से, अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से ज़्यादा ताल्लुक़ होता है और उनका केयरिंग के हवाले से उसका ज़्यादा उनको ख्याल होता है, जिसकी वजह से वो तो अब किसी भी इस तरह की चीज़ को कंसिडर किए बगैर वो साइकोलॉजिस्ट के पास या माहिर नफ्सियात के पास जाता है। इसी स्टिग्मा को अगर आपने तोड़ना है तो फिर एक बहुत ही अहम चीज़ है कि रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए। आप अगर नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं या गिलगित बल्तिस्तान में या हुंज़ा में जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे इस तरह के जो लोग होते हैं, जो खुसूसी अफराद हैं, वो तो इवन खुसूसी का लफ्ज़ भी जो है वो उनको अच्छा नहीं लगता, तो उसकी वजह से वो उनको डिफरेंटली एबल कहते हैं। और उन्होंने साबित भी किया है डिफरेंटली एबल को कि उनको काम सिखा के और माशी तौर पर अपने पाँव पर खड़ा करके, सो वो डिफरेंटली एबल लोग हैं। वहाँ पे तो एक सेंसिटिविटी पाई जाती है, बट रेदर पूरे जो बाकी पाकिस्तान है उसमें इस तरह की सेंसिटिविटी नहीं पाई जाती जिस तरह के लोगों के हवाले से। तो फिर इस हवाले से हम सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, यानी जो लफ्ज़ पागल है वो एक सख्त लफ्ज़ है। इस तरह के लफ्ज़ों से, इस तरह के अल्फाज से इज्तनाब करना चाहिए अगर आप स्टिग्मा को तोड़ना चाहते हैं। अपने आप को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। आपके साथ जो भी बीतते, आप अगर तालीम याफ्ता फ़र्द हैं, आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उसके बाद आप बेहतरी भी महसूस करते हैं, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है, तो ये जो स्टोरी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कि जितनी ज़्यादा स्टोरीज़ या ये कहानियाँ जो हैं जितनी ज़्यादा शेयर होंगी, इससे ये स्टिग्मा टूटेगा। तालीम के फैलाव से ये स्टिग्मा टूटेगा। इन तमाम चीज़ों से और सख्त लफ्ज़ों के इस्तेमाल के इज्तनाब से ये स्टिग्मा टूटेगा। तो अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी, अपने कुंबे की ज़िंदगी, इनको बहुत ज़्यादा कंसिडर कीजिए, इनका ख्याल रखिए। और इसकी सबसे बड़ी अलामत ये होगी कि किसी भी मामले में आप हेल्प के लिए, मदद के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास बग़ैर किसी झिझक के जाएंगे। आपको इसकी कोई परवाह नहीं होगी कि माशरा क्या सोचता है। आप सोचिए कि इस तरह के स्टिग्मास जाहिलियत की वजह से होते हैं। तो अगर कोई जाहिल फ़र्द या जाहिल माशरा कुछ भी सोच रहा है, इसका अगर आप तालीम याफ्ता इंसान हैं, आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे मैं इस वक्त जो जगह है ये बता देता हूँ आपको खूबसूरत लग रही होगी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही ग्रीन है। सिरन वैली है, यहाँ से पानी आ रहे हैं जो कि दरिया सिरन में मिल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत नाला है। और यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, जगह जगह पे पानी जो है
सेलन से ऊपर डाइवर्ट हुए हैं और वाटर चैनल्स फिर वापस दरिया को मिलते हैं और बड़ा ही खूबसूरत मंजर होता है। अपना ख्याल रखिए, अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखिए। वेलकम बैक। पाकिस्तानी हैं कि हर शोबे में अपना लोहा मनवा रहे हैं और इन्हीं में से एक ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने 15वीं साउथ एशियन एथलेटिक फिजिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी अपने नाम कर लिया है। हम बात कर रहे हैं बॉडी बिल्डर उसामा सईद की, जिन्होंने इंडियन और अफगानिस्तान के एथलीट्स को पीछे छोड़ा और 175 सेंटीमीटर कद की कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल की है। मजीद इस हवाले से बात करने के लिए उसामा हमारे साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा, सुबह खैर, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। ये बताएं कि क्या उम्मीद थी आपको इतने बड़े इवेंट में गोल्ड मेडल जीत जाएंगे आप? अल्लाह पे भरोसा था और अम्मी की दुआ थी साथ। जबरदस्त। तैयारी तो 100% की हुई थी। राइट। तो आप बताएं, शौक कैसे पैदा हुआ? इतने मुश्किल और महंगे खेल का इंतखाब आपने कैसे किया? उसमें शुरू से था कि वो था डोले शोले बनाने, बाइसेप वगैरह, वो एक होता है ना टीनेज का शौक। राइट। तो बस वो था, वो आगे चलते वो एक फ्लेक्स, यानी कि आप फ्लेक्स करते करते सीरियस ही हो गए। एग्जैक्टली। अच्छा उसामा, मुझे बताएं कि इतने बड़े इवेंट में पार्टिसिपेशन जो थी आपकी, उसका आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितने चैलेंजेस आपको दरपेश रहे? डेफिनेटली दीगर ममालिक के भी हैवी जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो भी मौजूद होंगे, और सबसे टफ जो आपको लगा अपना ओपोनेंट वो कौन सा था, किस कंट्री का? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ लगा नहीं टफ, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा पहला इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था। बस एक ये था कि हमारे मुल्क से एथलीट सिर्फ मैं अकेला था और कोई भी एथलीट नहीं था। इवन इंडिया से उनके 32 एथलीट्स थे, हमारे सिर्फ एक एथलीट था। नेपाल के कोई 10-12 एथलीट थे, भूटान के अच्छे खासे एथलीट थे। राइट। तो उसामा, ये मुझे बताइएगा, क्योंकि ये फ्लेक्स वाली बात और सीरियस वाली बात जो अभी तक समझ में नहीं आई, क्या फ्लेक्स करते करते बंदा चैंपियनशिप जीत सकता है, मेडल जीत सकता है, या उसके लिए कुछ अरसा लगाना पड़ता है? नहीं, ऑब्वियसली आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको डाइट करनी पड़ती है, आपको एक्सरसाइज, आपकी नींद, हर चीज आपको एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस के साथ चलना पड़ता है। राइट। तो आपने कितना अरसा लगाया, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन? मुझे तो खैर करते हुए तकरीबन 10-12 साल हो गए एक्सरसाइज करते हुए, लेकिन इस साउथ एशिया के लिए मेरी सिर्फ जो प्रेप थी वो लेस देन 40 डेज की थी। और सोहेल भाई जो है, सोहेल अनवर, उन्होंने मुझे इसके लिए पूरा प्रॉपर एक तरह से कहते हैं कि आप पुश किए उन्होंने। और इवन ही सर्वाइविंग फ्रॉम कैंसर, उनकी अभी कीमो चल रही है, फिर भी उन्होंने इतनी मुश्किल हालात में भी होते हुए उन्होंने मेरा पूरा वर्कआउट प्लान, मैंने कब खाना है, कब सोना है, कब उठना है, सुबह से लेकर रात तक का हर चीज उन्होंने मुझे डिजाइन करके दिया। इवन वो चेक एंड बैलेंस रखते थे। अरे वाह, तो अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे। और डेफिनेटली उनकी एफर्ट्स हैं, हम भी उनके मशहूर हैं कि उन्होंने आपको इस तरफ पुश किया और आपने भी इतनी बड़ी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। मुझे ये बताएं कि जो अपना वेट है और जो शेप है उसको बरकरार रखने के लिए आपको जो जिम है उसमें वर्कआउट कितनी देर के लिए पर डे करना पड़ता है? कितने घंटे आप जिम में जो है वो गुजारते हैं? 45, अगर आप सीरियस होकर कर रहे हो तो 45 मिनट से ज्यादा नहीं हो, आप बॉडी आपकी बर्दाश्त नहीं कर सकती अगर आप तमीज के साथ कर रहे हैं। अच्छा, राइट। तो आप खाते क्या हैं? नॉर्मल इंसान जैसे ही चटपटे खाने खाते हैं या फिर नहीं खाते? या फिर नहीं खाते? और फास्ट फूड खाते हैं आप? नहीं, क्योंकि जब आप जैसे मैं प्रेप पे था अभी मेरी, तो मेरा टोटली बॉइल्ड जा रहा था, हर चीज बॉइल्ड थी मेरी। फिश, चिकन, एग्स, यही था मेरा पूरा सुबह से लेकर रात तक का। तो सामा, बोर नहीं होते आप सारा दिन सिर्फ यही खा खा के? ऑब्वियसली क्यों नहीं होता, इंसान बोर हो जाता है। तो कोई चीट डे या वो आपने अपना रखा हुआ है? अच्छा, कोई चीट डे नहीं? नहीं, अगर मैं चीट करता तो फिर अभी मैं मेडल मेरे पास। अरे ये तो बात है। वैसे बड़ी सख्त ट्रेनिंग है आपकी और आपका हौसला भी जबरदस्त है। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी हम सुनने में हमें आती है कि उसको आप बताएंगे कि वो दुरुस्त है या नहीं, वो ये कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो जब फिर जिम छोड़ते हैं तो उनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर मनफी असरात मुरतब होते हैं और वो नॉर्मल इंसान वाली रूटीन में फिर वापस नहीं आ सकते। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, मैं बताता हूँ, अगर तो आप नेचुरली चल रहे हैं
अगर आप कोई सब्सटेंसेस वगैरह यूज कर रहे हैं तो उस सिनेरियो के अंदर डेफिनेटली पॉसिबल है कि आपकी बॉडी जब आप छोड़ देते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो खराब हो जाती है। इवन ये है कि थोड़ा लॉन्ग पीरियड में जाके आपको उसके मल्टीपल साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और सिर्फ साइड इफेक्ट्स खाने की वजह से नहीं है। आप जी बताइएगा। जैसे एक इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर हैं ओलंपिया के, फ्लेक्स व्हीलर हो गए, उनका पाँव कट गया था इसी वजह से। रोनी कॉलमैन है हमारे सामने, वो उनकी बैक का बड़ा मसला हुआ है। शॉन गॉर्डन का उनकी डेथ हो गई है। इसी तरह पाकिस्तान के इतने मल्टीपल एथलीट्स हैं। मसला ये होता है कि आपको ना एक प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए होती है आपके पीछे जो भी होता है ना, कोच जो है ना आपका, वो एक तरह से समझे वो आपका डॉक्टर है। उसकी हल्का से उसकी गलत गाइडलाइन आपको ना वो बर्बाद कर दी। राइट। अच्छा, तो ये जो जुनूनी नौजवान है, मेहनत के बगैर जिस्म बनाना चाहते हैं, मुख्तलिफ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जो नुकसानदेह भी होती है, तो ऐसे नौजवानों को क्या कहेंगे? नहीं, ये पता है, देखें, अगर आपको कॉम्पीट करना है, आपको प्रोफेशनली वो करना है, वो भी उस सिनेरियो में आप एक प्रॉपर, आप मैंने बताया ना, तो आपके पूरे ब्लड वर्क होता है, सब कुछ होता है, उसके बाद जाके वो चीजें, वो भी सर्टेन वो होती है, उसके बाद जाके आप उसको यूज करते हैं। अब उसमें भी 100 चीजें आती हैं। अब जैसे हमारे काफी सारे हैं, जैसे जो कोचेज हैं, इवन पाकिस्तान में भी अभी रिसेंटली कुछ डेथ्स हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि एक तो उनको या तो आइडिया नहीं है, या फिर सब्सटेंस वो ऐसे यूज करवा देते हैं, स्टेरॉइड्स ऐसे यूज करवा देते हैं जो गलत इम्पैक्ट दे देती हैं, और वो बहुत खतरनाक है। और खुद से भी आप यही सजेस्ट करेंगे कि नहीं यूज करने चाहिए सप्लीमेंट्स और मेडिसिन बगैर किसी गाइडलाइन के। अच्छा उसामा, बताएं कि फ्यूचर गोल्स क्या हैं? कौन सा इवेंट है जिसकी अब तैयारी आप कर रहे हैं, जिसमें आपने पार्टिसिपेट करना है? इंशाल्लाह एशिया है अगस्त में। राइट। चलें, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं हम, और विश करते हैं कि आप और भी इस तरह के गोल्ड मेडल जो हैं घर लेकर आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चैंपियन बॉडी बिल्डर उसामा सईद हमारे साथ मौजूद है, और इन्हीं लोगों की वजह से एक सिलसिला बन गया है, तवातुर के साथ जो है गोल्ड मेडल्स घर आना शुरू हो गए, तो वी थैंक देम फॉर दैट। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। आपको पता है कि रोज़ बरोज़ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, और आजकल सूरज जो है मुसलसल आग बरसा रहा है। बज़ाहिर कभी बीच में ऐसा होता है कि बादल आ जाते हैं, लेकिन जो तपिश है वो वैसी की वैसी है। दूसरी जानिब अगर बारिशों की बात करें तो उसकी कमी का सामना है। ऐसे में स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा जनाब, पसीना बहता है, और उससे फिर हम मुनासिब मकदार में पानी नहीं पीते, तो उसके सबब जिस्म में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन होना एक आम सी बात बन गई है। मौसम चाहे सर्दी का हो या फिर गर्मी का, अगर आप मुनासिब मकदार में पानी का इस्तेमाल नहीं करते और जो उसकी ज़रूरत है आपकी बॉडी की उसको पूरा नहीं करते, तो उस सूरत में आपको मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना हो सकता है। पानी की कमी के जो शिकार अफराद हैं उनको थकावट होती है, चिड़चिड़ाहट होती है, तवज्जो मरकूज़ करने में, उन्हें फोकस करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो पेश आती है। तो जिस्म में पानी की कमी की वजह से ऐसा भी होता है कि आपकी जो स्किन है वो भी ख़राब हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं। और अच्छी अगर आपको क्लियर स्किन चाहिए, आपको अपना अच्छा हेल्दी गट चाहिए, उसके लिए भी आपको जो पानी है उसकी मुनासिब मकदार में उसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ ऐसे मशरूबात भी हैं जो जिस्म में पानी की कमी को दूर कर सकते हैं। इस हवाले से हमने बात करनी है, और हमें मारिया खान ज्वाइन कर चुकी हैं, फिटनेस एक्सपर्ट, उन्हीं से बात करते हैं। हमारे ग़िज़ाइयत भी हैं। मारिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? मैं खैरियत से हूँ। आपने बहुत अहम टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और कहने को बड़ा अक्सर लोग समझे कि बड़ा कॉमन सेंस की बात है, भाई मौसम गर्मी हो गई है तो पानी पीना चाहिए। मगर अगर मैं आपको अपनी प्रैक्टिस में बताऊं तो जितना ये कॉमन प्रॉब्लम है, इतना ज्यादा मुख्तलिफ मसाइल का जो है इससे ईजाद होता है, इस पैदावार हो रही है। बहुत से लोग मेरे पास जो आते हैं ना, एक तो हीट वेव तो है ही है, तो हीट वेव है और उसमें अगर आप पानी कम पी रहे, पहले लोग कहते हैं मुझे जलन हो रही है, मुझे तेजाबियत है, और फिर जब आप उनसे पूछते हैं पानी कितने पीते हैं, लोग कहते हैं 2 गिलास 3 गिलास। इस गर्मी में भी मुझे अभी तक लोग ये बोल रहे हैं। फिर बहुत से लोग कहते हैं उन्हें कॉन्स्टिपेशन का मसला है, तो पहले हम डाइजेस्टिव ट्रैक के, जिस्म के जो इंटरनल प्रॉब्लम है ना, तो लोग कहेंगे कि मुझे कॉन्स्टिपेशन, पानी तो नहीं पीता मैं मारिया, ओके फाइन। और उसके बाद जब आप तो कॉन्स्टिपेशन का इशू है,
कितना ज्यादा कुछ लोगों में ये कमी हो गई है पानी की, डिहाइड्रेशन की वजह से, कि उनको किडनी स्टोन्स तक आ गए हैं। और फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, देखें डॉक्टर आपको कहता है, उनकी कुछ लोगों की शिद्दत इतनी ज्यादा हो जाती है, डॉक्टर्स या तो लेजर से या फिर सर्जरी करके स्टोन्स निकाल रहे हैं, इतना खर्चा फिर आपको भुगतना पड़ता है। आप आज अस्पताल जाएं, 50-60 हजार आपका एक दिन में लगता है। तो इस सबको आप, ये सारे जो खर्चे आपके बन रहे हैं अस्पतालों के, इन सबको सबसे पहले आप अवॉइड कर सकते हैं। आप अच्छा साफ सुथरा पानी पिएं। अब पानी पीना कितना पीना चाहिए? आजकल के गर्मी के मौसम में 1.5 से 2 लीटर हर एक नॉर्मल 20 एज के जो अबव इंसान है, 18 से 20 साल से जो ऊपर है, उसको 2 लीटर कम से कम पीना चाहिए। अब इतना बच्चा 2 लीटर पानी नहीं पिएगा, तो जितना बॉडी का साइज बढ़ता जाएगा उतना आप पानी थोड़ा बढ़ा देंगे। एक बड़ा सुपर साइज अडल्ट, लेट्स से मैक्सिमम हाइट आप कर लें, मेल पकड़ लें हम, 6 फुट का जो मर्द है उसको 2-2.5 लीटर लाजमी। और अगर वो बाहर जाके काम सही है, अगर उससे थोड़ी हाइट जितनी कम करते जाते हैं, 500 ml कम करते रहे, तो 2 लीटर से लेके 2.5 लीटर के अंदर आजकल के मौसम में लाजमी पानी पिए। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली स्किन की। अब स्किन की आपने कहा ना कि स्किन, अच्छा डॉक्टर माहिया, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो आप पानी का जिक्र कर रही हैं कि इतनी मिकदार में पीना चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी चाहिए, क्या कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं वो ये कहते हैं कि पानी हम इतना ज़्यादा नहीं पी सकते? कुछ ऐसे ड्रिंक्स हैं जो वो जिनका इंटेक वो कर ले तो वो पानी की कमी को पूरा कर देंगी? आई एम सॉरी, मैंने आपका क्वेश्चन का मेन मुद्दा बीच में से कट हो गया थोड़ी सी। मैं ये पूछ रही हूँ कि पानी का ऑल्टरनेट कोई और ड्रिंक्स हो सकती हैं? अच्छा, पानी का ऑल्टरनेट ये है कि आप जूसेस बना सकते हैं, मगर देखिए पानी, आपने ये भी सोचना है पानी 0 कैलोरी हमारा बेवरेज है। तो आप जितना अगर जूस ऐड करेंगे तो जूस में कैलोरी है। अगर आप फ्रेश फ्रूट का जूस भी निकालेंगे, लेट्स से एक सेब आपने ग्राइंड करके जूस निकाल दिया है, तो उसको भी वो 100 कैलोरीज। एवरी टाइम यू आर टेकिंग फ्रूट्स का या वेजिटेबल्स का जूस आप बना के पी रहे हैं या स्मूदी बना के पी रहे हैं, तो आप कैलोरीज भी ऐड कर रहे हैं। तो आपने वो कैलोरीज की काउंटिंग भी करनी है, क्योंकि इवेंचुअली अगर आपका कलेक्टिव गोल है कि मैंने अपना वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है या अपनी सेहत को बेहतर करना है, तो आपने अपने कैलोरीज को भी तो देखना है ना, पूरे दिन ओवरऑल कैलोरीज आप कितनी कंज्यूम कर रहे हैं। तो यस, आप ऐसा कर सकते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं, पानी पीने का दिल नहीं करता, पानी का टेस्ट पसंद नहीं है मुझे, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक इन्फ्यूज्ड वाटर होता है। इन्फ्यूज्ड वाटर का मतलब है कि अगर लेट्स से आपको कोई भी फल जो सबसे ज्यादा पसंद है, स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं, एप्पल ले लें, उसके आप 4 स्लाइसेस काट के बड़ा सा ऐसा जार बनाए 1-2 लीटर का, आप उसमें वो तुरियां डाल दें उसकी काट के उसके पीसेस, और रात को रख दें, तो उसका फ्लेवर उस पानी में आ जाएगा, इतना कैलोरी डेंस भी नहीं होएगा और आपको एक थोड़ा टेस्ट वाला पानी मिल जाएगा। तो पानी का एडिशन लाजमी करें। जबरदस्त एडवाइस है। तो मारिया ये बताइएगा कि कॉफी और चाय को लेकर भी कुछ स्पेकुलेशंस हैं कि ये भी डिहाइड्रेशन का सबब बनती हैं, क्या ऐसे ही? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। कॉफी और चाय, आवाज जो है हमारी, तो अब चाय पीते हुए भी हमें ये सोचना चाहिए कि मैं जी अब बताइएगा। राइट, अभी अब जी कंटिन्यू। हाँ, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाय और कॉफी जो है डायूरेटिक है। डायूरेटिक का मतलब है एक वो इंग्रेडिएंट जो हमारे जिस्म से पानी का इखराज करता है, और इसी तरह ग्रीन टी भी यही काम करती है। तो अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि हाँ, अगर मैंने 1 लीटर पानी पी लिया और 1 लीटर के मद में मैंने ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी पी ली तो मेरा 2 लीटर पूरा हो गया। नहीं, उसने बल्कि आपने वो 1 लीटर ऑफ ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी ने आपका 2 लीटर का एक्सपेल करेगा आपके जिस्म से। वो डायूरेटिक है, आपका यूरिन, आपका वाटर लॉस करने पे काम करेगा। यूरिन के थ्रू आपका पानी का डिस्चार्ज होगा। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। एक और चीज है, लोग एंजाइटी और डिप्रेशन की बात करते हैं। आपको एक और रिसर्च के मुताबिक जितना हमारा हाइड्रेशन लेवल कम होता है, स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ता जाता है। जितना हम पानी बढ़ाते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी कम होता है। और अगर ये इतना खतरनाक है कि अगर लेट्स से कि मैं बहुत लंबे अरसे तक अपने आप को डिहाइड्रेटेड रखती हूँ, पानी कम पीती हूँ, तो मेरे ब्रेन में भी पानी की कमी होगी ना, जाहिर बात है पूरे जिस्म में है तो ब्रेन में, और लगातार
लगातार 2% पानी की कमी की लगातार कमी की वजह से जो है मेंटल फॉग, मेंटल दिमागी अफाल की खराबी जो है ये भी जन्म लेती है। तो ब्रेन लेवल तक इसका जो है असर होता है, स्किन से लेके। अक्सर हम देखेंगे लोग जो है अपने स्किन केयर के ऊपर बड़े पैसे लगाते हैं, 7 स्टेप स्किन केयर रूटीन का इस्तेमाल करते हैं। पानी अंदर से सेल को, अगर आप हर इस सेल्स के बने हुए ना, हम अंदर से इस सेल को फ्यूल करें, रिप्लेनिश करें, उसको फ्लड कर दें। अच्छे साफ सुथरा पानी बहुत जरूरी है। एक और चीज मैं देखूं, मेजॉरिटी लोग जो है पानी साफ सुथरे से मुराद ये है फिल्टर का पानी इस्तेमाल करते हैं। तो आप जब पानी को बढ़ा रहे हैं पानी पीना, तो उसका ये भी देखा है कि लोगों की ना वाटर बोर्न डिजीजेस भी बढ़ गई हैं। एच पाइलोरी, बैक्टीरियाज हैं बहुत से, जो फिल्टर एल्गी को हटा देगा, मिट्टी को साफ कर देगा, वो जो बैक्टीरिया है पानी का। तो अगर आप फिल्टर वाला पानी इस्तेमाल करते हैं तो एक बड़ा सा ना रात को टब रखें देजका के अंदर, उसको उबालें 10-15 मिनट। रात को ही उबाल दें, पूरी रात अगर वो बाहर पड़ा रहेगा ना तो पड़ा रहेगा तो सुबह उठेंगे तो वो ठंडा हुआ होगा। फिर उस पानी का इस्तेमाल करें ताकि सारा बैक्टीरिया आपका किल हो जाए। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। मारिया खान हमारे साथ मौजूद थी। और एक टिप मैं भी आप सबको दे देती हूँ कि जो मारिया बता रही हैं, जिस मकदार में पानी अगर आप लोग सब वही फॉलो करेंगे ना, तो मारिया जैसी आप सबकी स्किन हो जाएगी, मेरी भी ऐसी हो जाएगी। हम सबको फॉलो करना चाहिए, इतनी ग्लोइंग और हेल्दी स्किन। थैंक यू सो मच मारिया वंस अगेन। और जो टिप्स चाहिए थी हम लोग कल, हम क्योंकि डिहाइड्रेट सभी लोग हो रहे हैं, तो वो आपने हमें दी। इसी के साथ हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक। शो का इख्तिताम है, तो जाते जाते एक इंटरेस्टिंग खबर शेयर करते चलते हैं। फ्रांस के शहर पेरिस में आलमी एयर शो 2025 से इस वक्त जारी है और 48 से ज्यादा ममालिक शरीक हैं और दौरे जदीद के नित नई इजादात की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी मुतारिफ हो रही है। और पेरिस एयर शो में जो चाइना है वो बगैर पायलट की जदीद एयर टैक्सी मुतारिफ करवा चुका है। मजीद इस हवाले से अपने नुमाइंदा इमरान असगर से जानते हैं, वो इस वक्त वहां मौजूद हैं। तो बताइएगा इमरान, क्या देख रहे हैं आप? जी अली एंड हिना, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त भी पेरिस एयर शो 2025 में मौजूद हूँ और जैसा कि यहाँ पर पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, मुसाफिर त्यारा हो, लड़ाका त्यारे हों और इसके साथ दिफाई साजो सामान, बड़े स्टॉल्स लगे, तकरीबन 44 मुल्क इसमें हिस्सा ले रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आई हैं। और लेकिन जो सबसे तवज्जो का मरकज़ है वो मेड इन चाइना ई-हैंग, वो एयर टैक्सी है जो कि रिचार्जेबल है, अनमैन्ड है, पायलट की जरूरत नहीं, 2 अफराद इसमें सवार हो सकते हैं। मैं अभी आपको थोड़ा सा इसके व्यू कराता हूँ। अभी भी आप देखें कि कितनी बड़ी तादाद में मंदोबीन यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ एविएशन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। बेसिकली जो ई-हैंग 216 की ये एयर टैक्सी आपको नज़र आ रही है, ये इसलिए इम्पोर्टेंस है कि जो ट्रैवलिंग की इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन होने जा रहा है, जो कि बगैर पायलट चलेगी, 2 अफराद इसमें सवार हो सकेंगे, किसी रनवे की ज़रूरत नहीं है, वर्टिकल टेक ऑफ करेगी, वर्टिकल लैंडिंग करेगी, प्लस रिचार्जेबल है। जैसा कि आपको पता है कि फ्यूल होने की वजह से बहुत सी ट्रैवलिंग महंगी होती है, तो ये चलेगी चार्जिंग के ऊपर और रिचार्जेबल है। जहाँ पर इसकी चार्जिंग ख़त्म होगी ये दोबारा टेक ऑफ कर सकेगी। जो यहाँ पर माहिरीन या इसके ऑफिशियल्स मौजूद हैं उनके मुताबिक ये 600 किलोग्राम का वजन उठा सकती है, जबकि 3 घंटे तक मुसलसल परवास कर सकती है और इसके अलावा मुख्तलिफ वेदर कंडीशंस में भी ये परवास करने की सलाहियत रखती है। इनका ये मानना है कि पेरिस एयर शो से इनको बड़ी तादाद में ऑर्डर्स मिलेंगे और वो लोग जो कि ट्रैवलिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता है उनकी बड़ी तादाद इसमें इंटरेस्ट लेगी, इसकी खरीदारी होगी और आने वाले चंद सालों में जो कैब है या टैक्सी है उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो तब्दील हो जाएगा। हमें गाड़ियाँ शाहराहों पर नहीं बल्कि फ़ज़ाओं पर नजर आएंगी और ई-हैंग कंपनी की जानिब से मुतारिफ कराई जाने वाली जो एयर टैक्सी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होगी। लेकिन अवामी राय क्या है, आखिर लोग क्या चाहते हैं और क्या इसको पसंद करते हैं कि ये इस एडिशन से वाकई जो कैब की इंडस्ट्री है वो तब्दील होगी। तो हमारे साथ ओवरसीज पाकिस्तानी हैं ताहिर साहब, जो कि गुज़िश्ता 35 साल से फ्रांस में मौजूद हैं, पूरी दुनिया का इन्होंने ट्रैवल किया हुआ है, इनसे पता करते हैं। ताहिर साहब ये बताइए कि ये जो एयर टैक्सी आपने भी देखी चाइना की तरफ से आई है, ये क्या समझते हैं आप, किस हद तक ये इम्पोर्टेंट होगी खास तौर पे जो लोगों की ट्रैवलिंग है उस हमारे? जी इमरान भाई, मैं समझता हूँ कि ये ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में एक बाकमाल इजाफा किया है चाइना ने और मैं उनको इस पर दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। देखें हम दुनिया में अब
जो कारें हैं उनका बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। हर वक्त रोडों पे रश लगा रहता है और उसके साथ साथ पोल्यूशन भी होता है। लेकिन ये बैटरी ये चार्ज होकर ये गाड़ी चलती है, लिहाजा कोई पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन से बिल्कुल साफ़ है। आप अपनी फैमिली को जहाँ चाहे लेकर जा सकते हैं और जितना भी थोड़े से वक्त में आप वहाँ पहुँच सकते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में एक मिराकल की हैसियत रखती है और ये बहुत ही बाकमाल चीज़ चाइना ने बनाई है। यार भी लोग, दुनिया इसमें इंटरेस्ट ले रही है, लोग आ रहे हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा जी। मैं देख रहा हूँ कि आज सारा दिन यहाँ इतना रश रहा है कि तमाम दुनिया के लोग यहाँ इसको देखने के लिए आए हैं और इसको बड़ी बड़ी ऐसी नजरों से देखते हैं जैसे ये बिल्कुल कोई नई चीज बनाई है चाइना ने। जी आपने सुना, ताहिर साहब ने बड़ा जबरदस्त एक्सप्लेन किया कि हमेशा ऐसे ख्वाहिश रहती है कि लोग फजा में उड़ सके, पर हो। तो अब जनाब चाइना ने पर लगा दिए, तो वो तमाम लोग जो कि ट्रैफिक रश की वजह से कैब फंस जाती है, स्कूल नहीं पहुंच सकते, दफ्तर नहीं, हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो ई हैंग की जानिब या मेड इन चाइना जो एयर टैक्सी है अब इन तमाम खदशात इम्कानात को ख़त्म करके फ़ज़ाओं में उड़ेगी और लोग बेहतरीन किस्म से ट्रैवल कर सकेंगे। जी ही ना। थैंक यू सो मच इमरान। पेरिस एयर शो का हवाला आपने हमारे साथ शेयर किया। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी कल। ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।